नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हों। आज इस कार्यक्रम के तहत हम स्वनामधन्य पत्रकार, पर्यावरणविद और साहित्यकार श्री योगेश चंद्र भगोना जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं स्टूडियो में भगोना जी का स्वागत करता हूं। भगोना जी, आप साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़कर समाज को लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपका एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा जन्म तो टिहरी ज़िले में एक सावली गांव है जी। टिहरी ज़िले के बड़े गांव में एक माना जाता है, तो उसमें जन्म हुआ 1939 में जो है। जी जी। और मेरी प्राथमिक पढ़ाई तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, आज भी है, उसमें हुई। उसके बाद हाई स्कूल तक मैं चम्बा में पढ़ा जी। टिहरी का चम्बा एक छोटा सा, उस समय तो बहुत छोटा कस्बा था, अब तो बहुत विकसित हो चुका है वो। जी जी। और उसमें उस इलाके में एकमात्र हाई स्कूल था वो। और पहले तो पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता था, बाद में श्रीदेव सुमन जी के नाम से उसका नामकरण हुआ जो है। जी। तो 10वीं तक मेरी पढ़ाई वहाँ हुई चंबा में जो है। उसके बाद मैं आ गया प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी में। और उस ज़माने में, हमारे ज़माने में पूरे ज़िले में एकमात्र इंटर कॉलेज था वो टिहरी में जो है। जी। तो 12वीं तक की पढ़ाई मैंने टिहरी में की। और उसके बाद मैं चलाया आज जो राजधानी हमारी देहरादून में जी। पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर उस ज़माने में डीएवी कॉलेज था, वो भी पूरे उसमें एक ही कॉलेज था और बड़े दूर दूर से लोग डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे। जी। तो 4 साल मैंने अपनी पढ़ाई डीएवी कॉलेज में की और समाजशास्त्र से मैंने एमए किया। उस ज़माने में 1960 के आसपास जो है पढ़ाई पूरी की जो है। जी जी। तो हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे वहाँ पर, तो वो आज़ादी का ऊषा काल था। बड़ा जोश था, बड़ा उत्साह था लोगों में। तो हम उस उम्र के छात्रों में भी बड़ा जोश था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे इलाके में जो है केवल हमारा एक गांव था जहाँ के बच्चों ने उसमें बाल मंडल की स्थापना की थी। अच्छा। और बाल मंडल के गांव की सफाई करना, प्रभात फेरी निकालना, ये करना। और उस ज़माने में भी बाल मंडल जो है हस्तलिखित एक पत्रिका निकालता था। सब अपने अपने अनुभव लिखते थे और फिर पढ़ते थे उसको जो है। और उन्होंने वो खासकर दिवाली के टाइम पर नाटक खेलना, उस ज़माने के नाटक थे सत्यवान सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, इस तरह के नाटक खेलते थे उस ज़माने में जो है। जी। तो उससे हमारे संस्कार बनते चले गए, आगे समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने के संस्कार एक बनते चले गए। और जब टिहरी में मैं जब प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता था मैं, जिस ज़माने में, वो ऐतिहासिक साल है मेरे जीवन के जो है। जी। उस समय मैं रूस के जो एक बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, अराजकवादी भी, अराजकवादी ने, दोनों शब्दों में लोग भ्रम करते हैं। अराजकवादी का मतलब सीधा होता है कि स्टेटलेस सोसाइटी में किसी तरह का राज्य नहीं चाहेंगे, बल्कि लोग स्वयं अपने संगठन बना करके अपनी व्यवस्था करेंगे जो है। और बड़े वैज्ञानिक भी थे वो जो है। उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी। उस ज़माने में उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, नवयुगों से 2 बातें, उसका हिंदी अनुवाद है ये जो है, संस्था साहित्य मंडल ने प्रकाशित किया था। तो मुझ जैसे लड़कों ने वो पढ़ी उस ज़माने में और हम सबको बगावती बना दिया। उस किताब की खासियत यह है कि उसमें हर व्यवसाय का विश्लेषण किया गया है। माना आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्रोपाइट ने इस नतीजे पर पहुँचे कि आज की जो समाज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसमें जो भी काम आप करेंगे वो शोषण और दमन का माध्यम बनेगा। इसलिए उन्होंने आह्वान किया था पूरी दुनिया के युवकों का कि या तो इसी में तुम सड़ो गलो या बगावती बन करके हमारे साथ हो जाओ और क्रांति के लिए काम करो। तो वो चीज़ तब मेरे दिमाग में घर के थे, आज मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है। उसके बाद तो जब वहाँ पर प्रताप इंटर कॉलेज, जहाँ पर आपको समाज सेवा और साहित्य, पत्रकारिता, लेखन की एक प्रकार से जो प्रेरणा मिली, जो आपके व्यक्तित्व में इन सब चीज़ों का एक सम्मिश्रण देखने को मिलता है, तो ये प्रेरणा आपको बुनियादी तौर पे किन महापुरुषों से आपने ली? अगर मैं विश्लेषण करूँ अपनी ज़िंदगी को, मैंने प्रॉपर्टी का नाम तो लिया ही आपको। जी जी। उसके बाद गांधी, बिनोर, जयप्रकाश, ये त्रिमूर्ति
मेरे जीवन में आए, मेरे वैचारिक दुनिया में आए जो है। जी। और आज भी जीवन के संध्या काल में भी मुझे लगता है कि जब कभी कोई नई दुनिया बनेगी, हालांकि इसको यूटोपिया कह सकते हैं आप जो है, जी जी। लेकिन जब भी कोई नई दुनिया बनेगी, इस दुनिया में शोषण नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, गैर बराबरी नहीं होगी, तो इन लोगों के जो चिंतन था समाज के बारे में, समाज की व्यवस्था के बारे में, अर्थरचना के बारे में, सांस्कृतिक रचना के बारे में, वो बुनियाद बनेंगे उस नए समाज की। जब भी चाहे 10,000 साल लगे, 1,000 साल लगे, अभी तो सब यूटोपिया जैसा लगता है हमें जो है, लेकिन जब भी कोई नई दुनिया बनेगी शोषण मुक्त और शासन मुक्त समाज, तो ये विचार आधार में होंगे उनके तीनों लोगों के जो है। और मैं जब भी, आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन आज उनको हमने हाशिए पर डाल दिया है, आज उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। और बिनोआ जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि मैं दुनिया का पहला आदमी है जो कि 13 साल तक लगातार हिम आत्म वर्षा भी जिसके एक बढ़ते पाँव न रोक सके, गर्मी है, बरसात है, जड़ है, वो 13 साल लगातार इस देश की धरती पर पाँव चलते रहे। और प्यार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सत्य और प्रेम और करुणा के द्वारा कैसे बुनियादी परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए लोगों को शिक्षण करते रहे। और उनके ज़माने में तो लाखों एकड़ ज़मीन भूदान में मिली, उसे कुछ बटी भी, कुछ उसमें अभी बटी भी नहीं, वैसे पड़ी हुई है। लेकिन एक नई दुनिया बसाने के लिए जो प्रेरणा बिनोआ जी ने दी गांधी जी के बाद, और जयप्रकाश जी जिसके सहयोगी बने, वो शायद भावी पीढ़ी उसको कभी याद करेगी, कभी उसको अमल लाने की कोशिश करेगी। बिनोबा जी और गांधी जी और जेपी जो मूवमेंट था, जेपी की व्यक्तित्व की छाप भी आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। आप जो पिछले 2 दशकों से जो पत्रिका निकाल रहे हैं, वो पहाड़ की सांस्कृतिक धरातल में एक नई अलख उसने जगाई है, और एक प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस पत्रिका का जो स्वरूप है, जो वर्तमान में इसका जो स्वरूप है, उसकी परिकल्पना आपने कैसे की? वो तो मैंने बताया कि अल्मोड़े में जब था, मैं 4 साल अल्मोड़े में रहा, और वहाँ पर जागृति युवक के नाम से हमने एक पत्रिका शुरू की थी, क्योंकि 2-3 मित्र मैंने करगेती जी का नाम लिया, वो उत्तर उजाला में संपादक का काम करते बाद में मेरे वापस आने के बाद। और जीवन में अगर कोई मित्र उसको कह सकते हैं तो नवीन नृपेंद्र भट्ट, वो क्रिश्चियन था वैसे, लेकिन चर्च में नहीं जाता था कभी। तो हम सब बगावती टाइप के लोग थे कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, कोई नई व्यवस्था आनी चाहिए, और उस नई व्यवस्था के सपने क्या हो सकते हैं वो जागृति के माध्यम से हमने देखे उस जमाने में जो है। और दुर्भाग्यवश अपने अपने कारणों से हम बिखर गए फिर जो है, तो फिर उसको आगे नहीं बढ़ा सके। तो वो जो बीज रूप में जो बनी थी दिमाग में चीज़, वो फिर पल्लवित पुष्पित हुई लोगों के माध्यम से जो है। और चूँकि आप देखेंगे कि सुमन जी के बलिदान दिवस पर हमने इसका पहला अंक निकाला, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा रही होगी कि सुमन ने जिस तरह से एक सामंतशाही को, राजशाही को खत्म करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया, वैसे हम लोग जितना भी हमारे सामर्थ्य है अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए हम अपना जीवन समर्पित करें, और उसके लिए एक माध्यम बने जो है ना। तो वो लोक गंगा के मूल में वो प्रेरणा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 14-15 सालों में देश के कोने कोने में लोक गंगा का स्वागत लोगों ने किया है, और जो काफ़ी वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं वो जुड़े, आज भी जुड़े हुए हैं, और हम 2004 से इसको अनवरत चलाते रहे हैं, आज भी चला रहे हैं उसको जो है। जी जी जी। मेरा सवाल है कि जो ये 2 दशक उत्तराखंड राज्य के जो आप देखते हैं, 2 दशकों की जो ये विकास यात्रा है, उस पर अगर आप एक सम्यक दृष्टि डालें तो आप कितने संतुष्ट अपने आप को पाते हैं? मैं आपको बताऊं कि जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन अपनी चरम पर था जी, तो वो स्मरणीय दिन है मेरी ज़िंदगी का वो भी जो है। जबकि ऋषिकेश के पास हम, मैंने बताया, बस गए थे घुमाने वाले में, ऋषिकेश में आंदोलन करीब ठप हो गया था, कोई भागीदारी नहीं थी। तो हमारे स्कूल के बच्चे ने, जो स्कूल आज भी चल रहा है जीवन जागृति निकेतन के नाम से, उस ज़माने में वो शायद पहला उदाहरण है मेरी ज़िंदगी में जो मैंने देखा है खुद। उन्होंने मौन जुलूस निकाला श्यामपुर से और ऋषिकेश नगर पालिका के भवन तक जो है, और सभी स्कूलों में गए, फिर सभी स्कूलों से संपर्क किया, सारे बच्चे जुड़े, और बच्चों का शायद मेरी ज़िंदगी की इतिहास में पहला वो मौन जुलूस था कि बच्चों ने बिल्कुल कोई बातचीत नहीं की। और नगर पालिका के भवन में जब पहुँचते एक ज्ञापन दिया, वो मजिस्ट्रेट को दिया, तब तो काफ़ी नेता लोग पहुँच गए थे भाषण देने के लिए, किसी का भाषण नहीं हुआ जो है, और फिर वापस चले गए। फिर वो धरना करना, वो करना जो है, वो सब करते रहे। तो उस समय जो परिकल्पना थी हमारी, और हम तो उस समय भी कहते थे कि हमें यते मही स्वराज्यम, स्वराज्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि राज्य प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य आप प्राप्त कर लेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन उसमें से स्वराज्य का निर्माण कैसे होगा,
है ना। उसके लिए जो बुनियादी इकाइयाँ हमारी ग्राम स्तर की जो इकाइयाँ हैं वो जब तक मजबूत नहीं बनेंगी, सक्रिय नहीं बनेंगी, उन्हें परस्पर भागीदारी नहीं होगी, तब तक वो स्वराज्य तो नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्यवश पिछले 2 दशकों में जो अपने उत्तराखंड में देख रहे हैं उस तरह का निर्माण कार्य हुआ नहीं, मैंने नीचे स्वराज्य की बुनियाद नहीं बनी। और वो जो सत्ता और दलगत राजनीति है उसी चक्कर में लोग फंस गए जो है। तो सिर्फ इतना फायदा हुआ कि पहले 4-5 एमएलए होते थे, अब 100 एमएलए हो गए, उतना लाभ तो मिला, बाकी लोगों को तो उसका कोई लाभ नहीं मिला और लोग बड़े निराश और हताश हैं आज भी जो है। और कभी कभी तो लगता है लोग कहते हैं यार कि हमने इसके लिए राज्य किया था। इसकी तुलना में हम हिमाचल में मैं बहुत घूमा जो है, लेकिन हिमाचल में जो पहले मुख्यमंत्री थे परमार, उन्होंने बहुत बुनियाद डाली वहाँ पर जो है। और आज भी हिमाचल जो समृद्ध प्रदेशों में है, पहाड़ों में जो है, वो हम उत्तराखंड में नहीं कर पाए जो है। उस तरह के लोग, उस तरह का नेतृत्व तो नहीं मिल पाया उत्तराखंड को जो है। तो हताशा और निराशा तो है लोगों में जो है, वो मेरे में भी है नहीं जी। पहाड़ी सरोकारों के प्रति आपकी बहुत गहरी निष्ठा, प्रतिबद्धता रही है, वो आपकी लोक गंगा पत्रिका के माध्यम से भी दिखाई देता है। और तमाम तरह के जो जन आंदोलनों में पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हुए हैं, आपने तमाम पदयात्राएं की जी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आपको कहा जाए कि आज आपको समाज में किस तरह की विसंगतियाँ, जिसके लिए आप फिर उसी ऊर्जा के साथ फिर खड़े होना चाहते, फिर वही पदयात्राएं जो आपने अपनी जवानी के दिनों में, तो आज आपको क्या ऐसा दिखता है कि जिसके एक बार पुनः आप उस तरह की संघर्ष की राह पे चल के एक अलग जगाना चाहिए समाज में? असल में आज उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं रही हैं, परिस्थिति में बड़ा बदलाव आ गया है। क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए है ना एक संदर्भ चाहिए उसके लिए जो है। तो जिस जमाने में, मैं तो पूरा उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जिसमें पैदल नहीं घूमूंगा, और उसमें मैं उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का संयोजक रहा हूँ पूरे। तो पूरे लेकिन लोग उस विचार का स्वागत करते थे, लोगों में सुनने की इच्छा थी, लोग समझना चाहते थे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज वो परिस्थिति बदल गई है क्योंकि सारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश बदला है। तो आज तो अगर हम वो सब बातें करेंगे तो लोग कहेंगे इससे क्या प्रासंगिकता है, आज के ज़माने में जो है कोई प्रासंगिकता नहीं महसूस होती है। क्योंकि सब जो उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण का जो माहौल बना है पूरी दुनिया भर में, उसमें हम लोग पूरे हाशिए पर चले गए। अब आप ही बताइए, बिनवा जी का नाम कितने लोग जानते हैं? नई पीढ़ी का तो सवाल ही नहीं, पुरानी पीढ़ी के लोग कितने जानते हैं? गांधी जी को तो शायद हमारे देश में सबसे ज़्यादा अपमान हो रहा है उनका, जो मैं देखता हूँ जो है ना। और जयप्रकाश जी तो बात ही छोड़ी। तो आज जिस संदर्भ की आवश्यकता है सामाजिक बदलाव के लिए, वो संदर्भ बदल गया है। मुझे तो अपने एक छोटे से स्कूल का अनुभव है, जो जीवन जागरण निकेतन मैंने शुरू किया था। तो उसमें हमने परिकल्पना की थी कि हम कोई वैकल्पिक शिक्षा की तलाश करेंगे, क्योंकि ये शिक्षा जो है वो सड़गल गई है, सभी मानते हैं सब, है ना। लेकिन और शुरू हमने किया उस तरह का, कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कोई परीक्षा नहीं लेंगे, कोई सरकारी पाठ्यक्रम फॉलो नहीं करेंगे, और सब हाथ से खिलौने बनाना, कैंडल बनाना, चौक मेकिंग का, और गांव-गांव में जाकर के स्टडी करना, फिर उनको वर्बली कह रहे हैं, फिर लिख कर रहे हैं बच्चे जो है। तो उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करने का एक सोचा था। और बहुत लोग आते थे उसको देखने के लिए, हाँ कि योगेश भाई ये है शिक्षा जो है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, हमें भी मेन स्ट्रीम में आना पड़ा, क्योंकि लोग कहते भी थे कि ठीक है आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब एक बच्चा आपके स्कूल से निकलेंगे, अरे जॉब के मार्केट में जाएंगे तो सर्टिफिकेट तो इनके पास है नहीं, आप देते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? तो क्योंकि वो संदर्भ था नहीं, जिस तरह की परिकल्पना हमारी थी शिक्षा के बारे में, उस तरह का संदर्भ मौजूद नहीं था। तो घूम फिर करके हमें मान्यता लेनी पड़ी, और फिर मान्यता का एक सेटअप होता है, उसके अंदर उस फ्रेम में आपको काम करना पड़ता है, उससे बाहर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही बुनियादी परिवर्तन के लिए आप कुछ भी काम करें, चाहे पर्यावरण का करें, चाहे शिक्षा का करें, चाहे स्त्री शक्ति जागरण का करें, जब तक वो संदर्भ नहीं मिलता आपको, आप उसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको तो आज अगर माना मुझे कि तो मेरी तो हिम्मत नहीं होती बाहर नहीं निकलेगी, कौन हमारी बात सुनने वाला है जो है। तो परिवेश की बात होती है, वो संदर्भ अलग था, आज संदर्भ बिल्कुल अलग हो गया है, तो हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए पदयात्रा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी जी। शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, जैसे आपने टिहरी में भी, गुमानीवाला में भी जन जागृति इस तरह का विद्यालय और इस तरह के जो नए शैक्षिक केंद्र आपने स्थापित किए। आज आप शिक्षा में आपने इतना काम किया है, तो आप वर्तमान शिक्षा से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, वर्तमान शिक्षा से न मैं तब संतुष्ट था, न आज संतुष्ट हूँ। क्योंकि उसमें मैं अपने घर परिवार में देखता हूँ क्या बच्चों को रटा देते हैं, है ना, लर्न बाय रूट का जो है। तो मैं काली की शिक्षा की सब निंदा करते रहे हैं, सब शिक्षा शास्त्री भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन अंततः उसी शिक्षा को हमने स्वीकार किया है। वही शिक्षा आज भी हमारे विद्यालय में चल रही है, बल्कि और भी खराब हो गई है।
तो मेरा कहना है कि बात फिर घूम फिर करके वहीं आती है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर पर्यटन की अपेक्षा रखते हैं या काम करते हैं उसके लिए अनुकूल संदर्भ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुकूल संदर्भ नहीं तो आप आगे चल करके एक पर ठहर जाते हैं, एक मुकाम पर आकर के ठहर जाते हैं। वही सारे जन आंदोलन का हुआ। मैंने अब चिपको का इतना बड़ा आंदोलन चला उत्तराखंड में, पूरी दुनिया में उसकी गूंज, लेकिन आज कहाँ है चिपको का कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो संदर्भ चाहिए था वो आपको मिला नहीं जो है, और उस तरह का संदर्भ का निर्माण भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो मुख्य बात है कि सामाजिक संदर्भ बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए जो है, तभी आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो एक न एक बिंदु पर आकर के आप ठिठक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो हो रहा है सबका जो है। नहीं तो नई पीढ़ी को कैसे इन महान पुरुषों की जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उससे उनसे मतलब उनको विज्ञ कराएं, उनके बारे में वो जान पाएं, इसके लिए क्या धरातल में प्रयास किए जा सकते हैं? वो तो प्राइमरी शिक्षण से ही आपको करना पड़ेगा जो है। जितने भी जिनमें अच्छा वो क्या है, उसमें बड़े विवाद आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे एक पक्ष जो है वो भगत सिंह को कहे उसने आज़ादी दिलाई है, दूसरा कहे नहीं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाई है, तीसरा कहे नहीं गांधी के चरखे ने आज़ादी दिलाई है। तो ये जो बुद्धि भेद पैदा करने वाले तत्व हैं ना, इनको कैसे किनारे डाले हम जो है। और जिसे महापुरुष ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है समाज के लिए उसको हम क्रेडिट दें कि उन्होंने अपने ढंग पर सोचा, अपने ढंग पर काम किया, उसमें कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि वो समन्वय उनमें लाएं। और प्रारंभिक शिक्षण से ही जो है उनको हम बाकायदा पाठ्यक्रम का हिस्सा बने, और पाठ्यक्रम का वो उस तरह से नहीं कि हम रटाएं उनको जीवनियम, बल्कि कई माध्यमों के द्वारा हम कठपुतली के द्वारा करते थे। कठपुतली के द्वारा बहुत सारी चीज़ बच्चों को सिखाना जो है, और बाद में तो हमने सब ये ऑडियो विजुअल सब किया है, उस तरह से किया जो है। तो भिन्न भिन्न पढ़ाई के जो तरीके हैं उन तरीकों से हम उन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने जो महापुरुष हुए हैं उनमें कोई बुद्धि भेद पैदा करके लोगों में, और बच्चों का शिक्षण वहाँ से करें तो शायद वहाँ से उनका संस्कार का निर्माण होना शुरू होगा, और तब एक स्टेज पर आकर के जो है वो समझ पाएंगे सही चीज़ क्या सत्य क्या है उसकी समझ पाएंगे। बल्कि बिनवाजी तो यहाँ तक कहते थे कि जो हम कहते हैं कि मैंने बच्चा अगर हिंदू घर में पैदा हुआ तो हिंदू मान ले, वो कहते हैं गलत है। जब वो 16-17 साल का हो जाए तब वो खुद तय करे कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूंगा। अच्छा जी जी, नहीं तो आपने तो लाद दिया उस पर, धर्म लाद दिया उस पर जो है। तो उस तरह से एक प्रक्रिया, शैक्षणिक शिक्षण सब एक प्रक्रिया है, वो कोई घटना नहीं है जी जी कि ये घटना हो गई, बल्कि एक प्रक्रिया हम शुरू करें उस तरह से बचपन से ही। और शिक्षण के साथ स्कूल के साथ फिर परिवार जो है। मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, और हर एक शिक्षा शास्त्री को शिक्षा में रुचि रखने वाले टोटो चान करके एक पुस्तक है जापान की, बहुत अद्भुत। वो स्कूल जो है जापान के प्रसिद्ध स्कूलों में माना जाता है, और वो स्कूल जो है रेल के पुराने डिब्बों पर चलता था। जस्ट इमेजिन। और उन्होंने ये सब किया कि परिवार को कैसे बना, अगर कृषि विषय आपको पढ़ाना है तो ऐसे नहीं कि BSc AG को लाओ पढ़ाने के लिए, बल्कि किसान को बुलाते थे, किसान को बुलाते, और किसान बताता कि मैं हल्के जिसकी उस विषय में विशेषज्ञता है, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, तो किसान कृषि विषय पढ़ाने के लिए किसान को बुलाते थे। तो उसको पता नहीं बीज कैसे बोते हैं, खाद कैसे डालते हैं, पानी कब लगाना है, तो अपने व्यावहारिक अनुभव बताएगा बच्चों को जो है। तो उस तरह से जो है समाज के साथ में जोड़ करके बच्चों का शिक्षण जो है, परिवार को भी जोड़ करके, क्योंकि अगर परिवार को नहीं जोड़े, बल्कि शिक्षा भी एक वो है ना उद्घोष है कि बालक के साथ में पालक का शिक्षण भी। अगर बालक आप कितना भी करना चाहेंगे स्कूल में, स्कूल की अपनी एक मर्यादाएं हैं, तो उसके पालक को आप जब तक नहीं जोड़ेंगे, जो अधिकतम समय वो पालक के साथ बिता रहा बच्चा, संस्कार के बीज तो वहाँ से पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब स्कूल में क्या 4-4.5 घंटे बच्चा रहता है, और उसमें एक पाठ्यक्रम इतना बोझिल है ना, वो बस्ते के बोझ हल्का करने का कई बार संसदीय समितियाँ बनी, ये बनी, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन बाकी समय तो परिवार में गुजारता है, परिवार है, फिर उसका पड़ोस है, उसके साथी हैं। तो पूरा उस तरह से चीज़ों को अगर जोड़ते नहीं, परिवार को और विद्यालय को दोनों को जोड़ते नहीं है, तो शिक्षण बहुत प्रभावकारी नहीं हो सकता है, परिणामकारी नहीं हो सकता है। तो दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। तो उसमें वर्तमान में जो पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पहाड़ के पर्यावरण को आप किस चश्मे से देखते हैं, और आज क्या स्थिति है पहाड़ों की? मेरा ऐसा जो विशेषकर जो ये ऑल वेदर रोड जो कट रही है, बन रही है, उसके बाद वहाँ के वन संपदा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? कोई नुकसान हो रहा है, उससे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? उससे क्या फ़ायदा होगा, कम से कम स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा होगा, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। कम से कम तो मजदूरी भी नहीं मिलती स्थानीय लोगों को, कि सारी मशीनें काम कर रही हैं, और मशीनें किसी पहाड़ के आदमी तो है नहीं, बड़े बड़े जो मिलियनेयर्स हैं उनके सारी मशीनें, सारा पैसा उनके पास जा रहा है।
और हमारा ये मानना है कि किसी भी इलाके के पर्यावरण के लिए वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मैनेजमेंट का हक स्थानीय लोगों को होना चाहिए। बल्कि उस जमाने में तो हमने कहा कि जो गांव का जंगल है गांव के हाथ में, बल्कि वन पंचायतें बनी हुई हैं, उत्तराखंड में भी शायद बनी हुई है, लेकिन निष्क्रिय है सब जगह जो है। तो जो प्राकृतिक संपदा है हमारी, उसके प्रबंधन का जो हक है वो स्थानीय समुदायों को होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, तब जाके पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। और आपको अगर पुरानी बात यादें होंगी कि जो हमारे गांव में जो जंगलों में आग लेते हैं, लोग खुद जाते थे आग बुझाने के लिए, अब कोई नहीं जाता, क्योंकि उस समय लोग सीधे जुड़े हुए थे जंगलों से जो है, तो उनको लगता है कि हमारे जंगल जल रहे हैं। अब जंगलात वाले आएंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है बुझाने की जो है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जिनके लिए जो उस पर्यावरण के बीच में रह रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी बहुत ज़रूरी है, उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, तब पर्यावरण संरक्षण होगा। अच्छा, अभी पहाड़ों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है पूरी, जहाँ जहाँ सड़कें नहीं जानी थी वहाँ भी चली गई हैं, लेकिन एक बड़ा ज्वलंत सवाल उठता है कि पलायन उतनी तेज़ी से बढ़ा है। बिल्कुल। और इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि पहाड़ों में जो अवस्थापना विकास का ढांचा है वो वहाँ पे हम सही ढंग से उसको स्थापित नहीं कर पाए, या इसकी वजह क्या है कि लोग जो हैं पहाड़ खाली होते जा रहे, गांव के गांव जो हैं, तो आपकी चिंता क्या है इसमें? खुद हमारा गांव जो है, हमारे गांव मैंने बताया बड़े गांव में एक है, उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल खाली हो गया है। इतना बढ़िया तिवारियाँ उस जमाने के, वो कला जो है, भवन निर्माण कला जो, वो सब खंडर हैं पड़ी हुई है ना। और ऐसे पौड़ी में तो शायद सबसे ज़्यादा अगर कहीं माइग्रेशन हुआ है तो पौड़ी से हुआ है। गांव के गांव खाली हो गए। उसमें दो तीन बातें मुझे लगती हैं। एक तो शिक्षा का जो परिकल्पना हमारी आज बनी है बच्चों के लिए, उस तरह की सुविधाएं पहाड़ों में नहीं है, वो हो भी नहीं सकती हैं। तो शिक्षा को लेकर के सब जो है, यहाँ तक कि हमारे गांव के चंबा पास ही है, तो चंबा और सावली में कितने 5-6 किलोमीटर की दूरी है। लोग चंबा में रह रहे हैं, गाँव में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ा नहीं साहब जो है। तो एक तो शिक्षा की बात, जो शिक्षा जिसको मानते हैं लोग, अच्छी शिक्षा जिसको मान रहे हैं, वो सब शहरों में उपलब्ध है, तो सब चले आ रहे हैं मैदानों की तरफ, शहरों की तरफ जो है। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में, अगर आदमी कोई बीमार पड़ गया तो कहाँ जाएगा? वो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर हैं, है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पहले तो वैद्य होते थे, वो नाड़ी देकर कुछ करते हैं। अब हमारे गांव में 2-3 बहुत अच्छे वैद्य, मेरे बड़ा जी तो खुद वैद्य थे, लेकिन आज वैद्य नाम का तो कोई प्राणी है नहीं गाँव में। हॉस्पिटल बहुत दूर दूर हैं, तो अगर माना तकलीफ हो गई, इमरजेंसी कुछ हो गई, तो लोग देहरादून आना पड़ता है, ऋषिकेश आना पड़ता है। बल्कि ऋषिकेश में उतनी सुविधाएं नहीं है, सबको देहरादून आना पड़ता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जो है पहाड़ों से पलायन हो रहा है मैदानी, और पहले से हो रहा है, और अभी उसमें कोई कमी नहीं आई है। बल्कि अब देखा मैंने कि एक नया ट्रेंड लोगों में वापस पहाड़ में जाने का बन रहा है। खुद जैसे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, रिवर्स पलायन, मतलब रिवर्स पलायन हो रहा है, होना शुरू हुआ है। हमारे गांव में जो मोहल्ला, विशेषकर ये कोविड-19 के बाद जब ये लॉकडाउन और इस तरह का जो ये चला, वो जो खंडर हुए थे कालखंड, जो कोरोना काल का, उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दिया दोबारा। चलो पूरे समय नहीं रह पाते, कुछ साल में, कुछ समय जो है, तो एक रिवर्स पलायन का ट्रेंड शुरू हुआ है। कितना आगे बढ़ पाता है, बहुत सुखद है। उसके कितने सुखद परिणाम मिलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। इसमें हिमाचल के लोगों ने, मैं हिमाचल में बहुत घुमा हूँ जो है, हिमाचल का जो आदमी जो बाहर नौकरी करता है, कहीं भी नौकरी करेगा, रिटायरमेंट के बाद वापस जाता है अपने गाँव में। हमारे यहाँ नहीं है उस तरह का जो है। भाई हम ठीक है, जिंदगी नौकरी तो ऐसा नहीं, पहाड़ में सबको नौकरी मिल जाए। आप बम्बई गए हैं, कलकत्ता गए, न्यूयॉर्क गए, कहीं भी गए हैं, रिटायरमेंट के बाद आप उस गाँव में आएंगे तो गाँव में एक नया जीवन शुरू होगा जो है, और सुविधा शुरू होगा, वहाँ का शिल्प जीवित रहेगा। आज पहाड़ी शिल्प खत्म हो गया है, और जब लोग वहाँ जाएंगे तो तभी वो गांव भी सुरक्षित रहेंगे। कम से कम भवन निर्माण कला जो है ना, इतनी बढ़िया बढ़िया तिवारियाँ जो है ना, उन पे नक्काशी की खम्भों पर और उस पर जो है, वो सब खत्म हो गई हैं। तो ये अच्छा शुभ लक्षण है कि कुछ लोगों ने वापस जाना शुरू किया है और पुराने मकानों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनके मन में है कि चलो पूरे साल भर, तो साल भर 2 महीने 1 महीने आकर के अपने गाँव में रहे हम, तो फिर से एक पारिवारिक वातावरण गाँव में बनेगा, एक नया जीवन शुरू होगा पहाड़ों में। जो आपके इतने व्यापक अनुभव हैं इस उम्र में, जबकि आप 84-85 साल के हैं, तो आप अब इस उम्र में नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो प्रश्न वही है कि नई पीढ़ी हमारे संदेश को सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने जो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए वो भी तो होनी चाहिए ना, कहीं स्वीकार्यता भी तो होनी चाहिए बात को करने की। तो आज तो बल्कि ऐसा होता है कि हम कहे कि हमारे एक मित्र हैं, वो एक इंटर कॉलेज प्रिंसिपल थे, कहीं भगवान जी लिख के करेंगे क्या हम जो है,
कोई सुनता तो है नहीं, कोई पढ़ता तो है नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि भले ही कहीं रहे हम, दुनिया के किसी भी कोने में रहे हैं, हमारे रूट्स तो वही हैं, हमारी जड़ वही हैं। तो जहाँ हमारी जड़ है उन जड़ों से हम जुड़े रहें। और वो अच्छा है कि चले पूरे साल भर नहीं रह सकते हैं, 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, और उससे जो फिर जो एक सामुदायिकता थी जो वो फिर से जिंदी हो, इतना तो हर पीढ़ी के लोगों को करना चाहिए मेरे ख्याल में जो है। क्योंकि आप देखेंगे पारिवारिकता और सामाजिक सामुदायिकता खत्म हो गई है, व्यक्ति केंद्रित हो गया इंसान जो है। नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा हो गई, बल्कि मैं अपने घर में देखता हूँ अब मेरे नाती वाती वो सुबह से शाम तक लगे हुए नेट पर जो है, उनको दादा दादी से कोई मतलब नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। और ये हर घर की परिस्थिति है, यानी व्यक्ति केंद्रित जो हो गया है, ये जो नई तकनीक आई है उसकी वजह से जो है, तो कम से कम एक सामुदायिकता का विकास तो होगा, कम से कम जो है इतना तो हो ही सकता है न्यूनतम जो है। तो इतना भी नई पीढ़ी अगर कर सके तो शायद 5 साल 10 साल बाद कोई नई शुरुआत हो जीवन की जो है। इस कार्यक्रम में आपने इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे नई पीढ़ी इसको आत्मसात करेगी और उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में इस तरह के उल्लेखनीय कार्य करते हैं तो समाज को एक नई दिशा और दशा उसे मिलती है। तो करनी चाहिए जी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। जैसा कि बहुगुणा जी के विचारों से ये जानकारी हुई है, विशेषकर नई पीढ़ी, उन्होंने नई पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि वो किस प्रकार अपने सरोकारों से जुड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं और प्रगति के मार्ग पे प्रशस्त हो सकते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।